गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमको मालूम होना चाहिए चार्ज क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होती है, क्या रीजन है। ठीक है, उससे पहले हमको मालूम होना चाहिए चार्ज क्या होता है, अथवा कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक पेंसिल ली। ठीक है, पेंसिल ली हमने। पेंसिल को जब हम रगड़ते हैं, अपने बालों में लगातार रगड़ेंगे, ठीक है, रगड़ते रहिए काफ़ी देर तक, तो आप लोग देखोगे कि कुछ कागज़ के टुकड़े ले रहा हूँ मैं, कागज़ के पेपर ले रहा हूँ, और कागज़ के पेपर के पास लेता हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ यानी कि अट्रैक्शन फोर्स आता है, यानी कागज़ जो है पेंसिल की तरफ मूव करते हैं, यानी पेंसिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यानी कि इस पेंसिल में क्या हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, चार्ज। इसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी कि इस पेंसिल को यदि मैं लगातार बालों में रगड़ूंगा तो इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा, और चार्ज इस पे स्टोर होगा तो क्या होगा, जब कागज़ के टुकड़ों को इसके पास ले जाएंगे तो कागज़ के टुकड़े क्या होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। यही क्या है, चार्ज। ठीक है, समझ में आया। यदि और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज एक छड़ ले लेते हैं लोहे की, उसको रेशम के कपड़े के द्वारा रगड़ता हूँ मैं, ठीक है, तब भी उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। इसी प्रकार से यदि बालों में बैलून फुला कर रगड़ूंगा मैं, इसको बालों में बैलून जानते हो ना, गुब्बारे को यदि रगड़ूंगा मैं बालों में तो उसके ऊपर चार्ज उत्पन्न होगा। क्या होगा, चार्ज। ठीक है, अब ये आपको मालूम नहीं है अभी कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं एक पेंसिल ये है इसको रगड़ूं और दूसरी पेंसिल एक और लूं उसको भी रगड़ूं, तो दोनों पेंसिल को पास में लेके आता हूं तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होगा, रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। यानी कि क्या, दोनों प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा, रिपल्सन फोर्स या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इतना समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि दोनों के पास कैसा होगा, सेम चार्ज होगा। कैसा होगा, सेम। जब भी ये याद रखिए, दो पेंसिल है, दोनों के पास क्या है, सेम चार्ज। माना दो पेंसिल ले लेता हूँ मैं, सपोज ए भी आपकी पेंसिल है, जे भी पेंसिल है और ये भी पेंसिल, दोनों में सेम चार्ज है। इसको मैंने बालों से रगड़ा, दोनों के ऊपर क्या हुआ, सेम चार्ज उत्पन्न होगा। क्या हो गया, सेम चार्ज। जब सेम चार्ज दोनों के ऊपर होगा तो दोनों को पास में लेके आऊँगा तो एक दूसरे के ऊपर क्या, रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। यानी कि एक दूसरे के पास चिपकेंगे नहीं, जबकि ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। कैसे होगा, दूर भागेंगे। इस फोर्स को क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेम चार्ज के मध्य में कैसा फोर्स कार्य करेगा, रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और यदि अपोजिट चार्ज होगा उन दोनों के मध्य में कौन सा फोर्स कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा, अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बल। समझ में आ गया इतना। ठीक है, देखिए, जबकि आप लोगों ने स्टडी किया होगा, कोई भी एटम जिसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक है, कोई भी एटम है, एटम कोई भी किससे मिलकर बना होता है, ये एटम है आपका। ठीक है, इसके मध्य में क्या होता है, P+N। क्या होता है, P+N। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या वो बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जबकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो मूव कर रहे हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि नाभिक के चारों ओर क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यानी कि कोई भी एटम किन से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। किससे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये सब क्या है, चार्ज पार्टिकल है। क्या है, चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, प्रोटॉन पे आपका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं मैं, पी पे कौन सा, पॉजिटिव। जबकि न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना आ गया।
आपने चार्ज पार्टिकल के बारे में समझा कि चार्ज पार्टिकल क्या होता है, समझ में आ गया। इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश और इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी हिंदी में विद्युत धारा। धारा तो आप जैसे भी समझते हो, जल धारा हो, कोई सी भी धारा हो, क्या है, दूध की धारा हो, जल धारा हो, धारा जिसमें लगा हो, यानी कि क्या होगा उसमें एक विशाल मात्रा होगी। क्या होगी, विशाल मात्रा, ना कि केस सिंपल एक। ठीक है, तो जब करंट की बात कर रहे हैं हम, इसकी विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो विद्युत की एक धारा क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। अब देखिए विद्युत धारा होती क्या है, ये तो देखिए हम, देखिए सिंपल सा रखिए, I बराबर Q अपॉन टी, यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कोई भी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल समझने की ज़रूरत है। Q क्या है, चार्ज पार्टिकल। क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अपॉन टाइम, I बराबर Q अपॉन टी। I क्या है, करंट, करंट, Q क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और T क्या है, टाइम है। ठीक है, अब सपोज T इक्वल टू मैंने मान लिया 1, T मान लिया 1 सेकेंड, क्या है 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या हो गया, Q अपॉन 1। ठीक है, तो डेफिनेशन बना लें, डेफिनेशन बना दें करंट की, इलेक्ट्रिकल करंट की। क्या इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन बन गई, फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नोन एज द, क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम is known as electric current। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके चित्र से आ गया। ठीक है, अब देखिए यानी कि जब धारा की बात चल रही है, यानी कि क्या, करंट की बात कर रही है, तो अकेला एक पार्टिकल तो होगा नहीं, यानी इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होंगे, ये समझिए आप। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तो होगा नहीं, एक तो नहीं होगा, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो Q बराबर क्या हो गया बेटा, चलिए Q बराबर क्या हो गया, NE। क्या हो गया, Q बराबर NE। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है बेटा, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये तो आप समझ गए। अब इसकी देखो यूनिट देख लें, इसकी क्या होगी, आई की यूनिट वैसे देख लेते हैं, एम्पियर भी होती, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरी यूनिट इसकी क्या कह सकते हैं, क्यू की क्या होती है, कूलाम। कूलाम, और जो अपोजिट में है पर सेकेंड, क्या है, पर सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। क्या हो गई, कूलाम प्रति सेकेंड, क्योंकि क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और टी की क्या हो गई, सेकेंड। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। ठीक है, करंट की आ गई। अब देखिए, अब एन बराबर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके। अब एन की वैल्यू निकालनी है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कितने, Q अपॉन E। ठीक है, Q अपॉन E। ठीक है, सपोज चार्ज आपने मान लिया Q बराबर 1, क्या मान लिया बेटा, सपोज
Q इक्वल टू 1, तो n बराबर कितना आ गया 1/1.6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आप जानते हो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, n बराबर कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, सॉल्व करूँ, देखिए तो 1/16, इसको 0 इधर बढ़ा रहा हूँ, एक 0 और ले लो, इधर मैं 10 के बाद -18 कर देता हूँ उसको, क्योंकि एक प्लस मैंने इधर कर दिया तो एक 0 एक इधर कम कर दिया मैंने। ठीक है, यानी कि एक 0 इधर बढ़ा दिया तो इधर मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो 16 छक्के 96, कितने बचे 4 बचे, 16 दूनी 32, 32 बचे 8, 16 पंचे 80, यानी 6.285 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि n कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो होते हैं। यानी करंट की वैल्यू कितनी तेज रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो फ्लो ऑफ द करंट कितनी होगी, I बराबर, देखो I बराबर, इसमें वैल्यू रख दो Q, इसी के रख रहा हूँ, Q बराबर n ही होता है, तो कितना हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18E। ठीक है, यानी इतनी एम्पियर करंट आपकी फ्लो होती है, कितनी होती है I इक्वल टू 6.25 10 की पावर 18E। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी करंट की वैल्यू आपकी कितनी है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, अब देखिए कागज कपड़ा का एक बार, जस्ट मैंने कपड़ा मैंने साफ करने वाला कपड़ा का रख दिया, जस्ट कपड़ा मैंने साफ करने वाला कपड़ा का रख दिया, जस्ट मैंने देख, यानी कपड़ा में कहीं रख के भूल गया था साफ करने वाला। ठीक है, क्या हो गया था I बराबर Q, I की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब T बराबर क्या था 1 सेकेंड, तो क्या कह सकते हैं पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, या I गया 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, प्रति सेकेंड बोल सकते पर सेकेंड। ठीक है, यानी 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि करंट आपने समझा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी एक सेकेंड में फ्लो होने वाले क्या चार्ज पार्टिकल की को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझा कि यानी कि चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, करंट में क्या होगा नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है, कितने पार्टिकल्स होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, क्या होंगे ये नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट फ्लो किसके द्वारा होती है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी ठीक है, सपोज कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, क्या है कंडक्टर है। ठीक है, क्या है कंडक्टर है, जिसका एरिया क्या है, एरिया इसका है ए, क्या है एरिया ए है।
एरिया ए, क्या है, एरिया है ये, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होगी, सॉरी करंट डेंसिटी, सॉरी करंट, ठीक है, डेंसिटी। तो एरिया ए है और उसमें फ्लो होने वाली धारा क्या है, करंट ए आई, ठीक है। एक सिंपल सा मैं पहले फॉर्मूला बनाऊंगा, आप उसी से डेफिनेशन बनाओगे, ठीक है। तो J बराबर I अपॉन ए, ठीक है। I क्या है, करंट है और A एरिया है, ठीक है। तो A मैंने मान लिया 1, क्या मान लिया, A बराबर 1, ठीक है, क्या मान लिया 1, ठीक है। तो करंट किसके बराबर हो गई, J बराबर I हो गई, करंट डेंसिटी किसके बराबर हो गया, करंट के बराबर हो गया। तो क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द करंट ऑफ एनी कंडक्टर पर यूनिट एरिया, यानी कि जिसका एरिया कितना है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। या कह सकते फ्लो ऑफ द करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी, ठीक है। यानी कोई भी कंडक्टर या कोई भी वायर हो सकता है, ठीक है, कंडक्शन वायर भी हो सकता है, तो उसका एरिया क्या है, ए है, ठीक है। तब तो उसमें क्या करंट फ्लो होगी, तो फ्लो ऑफ द करंट पर यूनिट एरिया इज नॉन एज द करंट डेंसिटी। या हिंदी हो सकते किसी भी धारा के किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर फ्लो होने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर फ्लो होने वाली धारा को, विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो इसकी एरिया देख लें हम, यूनिट आई को क्या लिखते हैं हम, एम्पियर, क्या लिखते हैं, एम्पियर, और ए को मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है Q, समझ लो पहले, कोई चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है, जिसके कारण उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब कोई अन्य मैंने एक पार्टिकल और ले लिया, ठीक है, इसी तरह में अन्य पार्टिकल मैंने एक और ले लिया, इसको मैंने नाम दिया Q0, क्या नाम दिया, Q0, ठीक है। अब ये Q पार्टिकल है, इस पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब दूसरा मैंने पार्टिकल लिया, उस पर ही पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आया। दूसरा भी मेरे पास चार्ज है, वो कौन सा है, यानी कि Q0, ठीक है, कोई एक्सटर्नल पार्टिकल है लेकिन वो उस पर ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर ही पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कौन सा फोर्स कार्य करेगा, रिपल्सिव फोर्स, कौन सा, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि एक फोर्स कार्य करेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल, और इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा F,
ठीक है, इतना आ गया। अब इस फोर्स पे, अब सपोज अब इस पार्टिकल को मुझे यही इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बिंदु से, बिंदु बी से ए तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है? बिंदु बी से ए तक ले जाना है, ठीक है, बिंदु बी से ए तक ले जाना है। तो इस पर फोर्स कार्य कौन सा कार्य करेगा? रिपल्सिव फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, इतना आ गया। अब बिंदु बी से ए तक ले जाना है, तो कुछ ना कुछ इसको वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यानी इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो यही वर्क डन क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अब देखो कैसे होता है। B बराबर W अपॉन Q, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, द वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल, जस्ट मिनट, देखो क्या था, B बराबर W अपॉन Q नॉट, क्या हो गया? तो डेफिनेशन क्या बनाएगी? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ any conductor is equal to the work done by the charge particle to move the charge particle from the one position to other position, ठीक है। यानी किसी भी चालक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस is equal to the work done which require to move the particle from one position to other position in electric field। बाई द चार्ज पार्टिकल, और लिख लो यहाँ पे बाई द चार्ज पार्टिकल, है ना। ठीक है, तो यानी कि किसको वर्क करना पड़ा? इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए B बराबर W अपॉन Q, तो W की यूनिट क्या होती है? W की जूल, क्या होती है? जूल, और इसकी कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई, किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अब इसको भी या यूज कर सकते हैं, बी को बोल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोल्ट, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये तो आपकी डेफिनेशन बन गई, सिंपल सी बन गई ना, B बराबर W अपॉन Q, सिंपल सी बन गई। यानी कि क्या हो, W क्या है? वर्क डन है बाई द किसके द्वारा? चार्ज पार्टिकल के। क्यों है? क्योंकि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करने के लिए है, ठीक है, डेफिनेशन बन गई। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से ही बताता हूँ, ठीक है।
सपोज ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, कंडक्टर, ठीक है। यहाँ आपने एम्पियर लगा हुआ है, एम्पियर जानते हो ना, एम्पियर जानते हो ना, क्यों लगाते हैं एम्पियर को, करंट को मेजर करने के लिए, करंट को नापने के लिए, ठीक है। यहाँ इसके बाद आपको यहाँ सेल है आपका, ठीक है, यहाँ कुंजी है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये करंट फ्लो हो रहा है आपका, क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, कौन सा चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर दिखाएंगे, इधर दिखा जाएंगे इस एज पे, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर अधिक होंगे, इधर अधिक होंगे, और जे नेगेटिव है और जे नेगेटिव है, तो इधर कौन सा फोर्स कार्य करेगा, रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इससे दूर भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, लेस, ठीक है। और यहाँ क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। यानी कि यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस है वही एक तरह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन समझना, थोड़ा सा समझो, यहाँ चार्ज पार्टिकल यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ तक ले जाने में, बाहर ले जाने में वर्क, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल को बाहर ले जाना है, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर अधिक हैं, कहाँ पर कम, उससे भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो फ्लो ऑफ द करंट होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, रेजिस्टेंस के द्वारा कम होता है और वोल्टेज के द्वारा बढ़ता है, ठीक है, किसके द्वारा, वोल्टेज के द्वारा। समझ में आ गया, इतना समझ में आया नहीं आया, यानी कि दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स सारे कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, और जबकि यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इधर। अब नेगेटिव चार्ज के पास जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, क्योंकि वो इधर से मूव करके इधर जाएंगे, ठीक है। अब मूव करके लग जाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। समझ में आ गया, बोलो, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए
ओम्स लॉ क्या है? यदि हम किसी भी कंडक्टर की उसकी फिजिकल स्टेट यानी कि लाइक एज द टेम्परेचर उसको चेंज ना करें, क्या ना करें, चेंज ना करें, उसको सेम रखें, तो उस कंडक्शन में जो फ्लो होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, अब B इक्वल टू तो क्वेश्चन का चिन्ह हटाओगे तो क्या आ जाएगा? आर आई। ठीक है, तो B अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया? आर। ठीक है, आर की यूनिट क्या है? ओम। क्या है? ओम। ठीक है, और बेसिस को क्या कह सकते हैं? वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या कह सकते हैं? V से वोल्ट और एम्पियर पर एम्पियर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन बना लें। बन गई डेफिनेशन। if the physical state of the any conductor like as the temperature remain constant, then the potential difference will always proportional to the flow of the current in that conductor। ठीक है, हो गए ओम्स लॉ। अब यदि हम इसमें फ्लो करेंगे यानी कि चाहे कितना भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं या कम करें, उसके बीच में जब ग्राफ खींचेंगे B और I के मध्य में, V और I के मध्य में, तो इस बीच में क्या होगी? एक स्ट्रेट रेखा आपको प्राप्त होगी। क्या होगी? स्ट्रेट रेखा आपको प्राप्त होगी। कोई मेटल ले लीजिए इसको, है ना, मेटल ही तो होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, ओम्स लॉ हो गया। आपको मालूम होना चाहिए इस, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस के द्वारा क्या होता है? हिंदी बोलते हैं प्रतिरोधक, यानी कि क्या होता है? फ्लो ऑफ द करंट की जो स्पीड होगी उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, जबकि वोल्टेज क्या होता है? हमेशा उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, इस पे सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। रो बराबर E अपॉन J। ठीक है, ठीक है, रो बराबर E अपॉन J। E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और J क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है, इतना आगे समझे। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी। इतना याद रखिए आप। ठीक है, सपोज ठीक है, जो कंडक्टर है या कोई वायर है जिसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब उसका क्या है? लेंथ क्या है? लेंथ L है। क्या है? L है। क्या है? L। ठीक है, ठीक है,
एरिया क्या है, ए है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ठीक है, समझ में आया इतना। यानी कि सपोज या तो कोई वायर ले लो या कोई कंडक्टर ले लो, यानी मेन चीज़ कंडक्टर होना चाहिए, इसमें फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अब उसका जो एरिया है वो ए है और लेंथ उसकी एल है, और फ्लो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वी है, ठीक है। तो ई बराबर हमारा हो गया, ई बराबर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो ई बराबर क्या हो गया, वी अपॉन एल, क्या हो गया, ई बराबर हमने क्या हो गया, वी अपॉन एल, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और जे बराबर क्या हो गया, आई अपॉन ए, जे बराबर हो गया आई अपॉन ए। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ ई एंड जे, ठीक है, कर दें। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर बी अपॉन एल अपॉन आई अपॉन ए, ठीक है। तो क्या हो गया ये आपका, रो बराबर बी अपॉन आई, देखो ये तो पास में रहेगा, जे ऊपर चलाएगा, इंटू ए अपॉन एल, ठीक है, इतना आ गया। रो बराबर क्या हो गया, वी अपॉन आई को, वी अपॉन आई क्या होता है, आर, क्या होता है, आर, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है, क्या हो गया, रो बराबर आर ए अपॉन एल, समझ में आ गया। जी किसका हो गया, आर और ए अपॉन एल, ठीक है। तो यूनिट निकालना है इसकी, यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, आर की ओम, ए की मीटर पर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होती है, और एक एल से एल कर दो, ओम मीटर, ठीक है, ओम और मीटर, ठीक है। इतना आगे समझे, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग देख लूँ कि थोड़ा सही हो रही है। एक्चुअली मुझे बार बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है कि कहीं स्पीड ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो हैंग हो जाता है मोबाइल मेरा, ठीक है। अब देखिए, हाँ कहाँ तक थे हम, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यदि आर के साथ रिलेशन निकालना है हमको, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल है, ठीक है बेटा। अब आर की वैल्यू, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर का निकालना है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो आर को कह सकते हैं आर, एल को कांस्टेंट मान लो आप, कांस्टेंट एल अपॉन ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, यानी कि प्रतिरोधक किसी भी उसका, ठीक है, चालक का या चालक तार का, उसकी लंबाई के ऊपर, लंबाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। इतना आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट, the resistance when they are connected in series, when connect in series, in series,
ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो आप क्या रिलेशन निकालोगे आप, ठीक है। और कई बार इसकी और जो रिलेशन निकलता है उसी आधार पे आपके न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए बैटरी बना लीजिए आप। फ्लो हो रही करंट आई, क्या हो रही है, फ्लो करंट हो रही आई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आपका R1, R2, R3, ठीक है। ये A, B, C, D, ठीक है। अब समझ लो, सपोज देयर आर द नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि R1, R2 एंड R3 दे आर कनेक्ट इन सीरीज, यानी कैसे कनेक्ट है, वो सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। और जब सीरीज में कनेक्ट हो गए तो आई जी फ्लो हो रही है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो आप ये देखिए डिवाइड तो होगी नहीं करंट तो सब में इक्वल रहेगी ना, कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी वो आपकी, ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस अलग है। अब सपोज यहाँ जो बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है पोटेंशियल, वो क्या दिया जा रहा है, V, क्या दिया जा रहा है, V दिया जा रहा है, ठीक है। और जबकि इनका पर रेजिस्टेंस के जो एज हैं, यहाँ पर पोटेंशियल क्या क्या है, B1 है, B2 है और B3, ठीक है, ठीक है। यानी क्रमशः जो R1, R2, R3 के जो सापेक्ष उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, B1, B2, B3, ठीक है। तो V न्यूटन रिलेशन देखो, ओम्स लॉ जानते हो ना, B बराबर है B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी V टोटल V है और जी क्या डिवाइड हो रहा है, B1, B2, B3। तो देखिए V बराबर क्या हो गया, I इंटू R, जबकि B1 का क्या हो गया, I इंटू R1, ठीक है। करंट सब में समान रहेगी बेटा, I इंटू R2 प्लस I इंटू R। ध्यान रखना जब सीरीज में चलेंगे तो हमेशा करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो I R इक्वल टू I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I कैंसिल करो, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका हो गया सीरीज में, ठीक है। अब पहला भी निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं ना। ये आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं R1, R2, R3, कैसे कनेक्ट है, बैंड कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है, कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। अब देखिए करंट तो आपका आई जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, कैसे डिवाइड हो गया, यहाँ I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया, ठीक है, लेकिन आपको पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए I
इक्वल टू कितना हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I वाला क्या हो गया B अपॉन आर, ओम्स लॉ जानते हो आप, B अपॉन आर इक्वल टू जी क्या हो गया B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3, ठीक है। अब B कॉमन ले लो, B अपॉन आर ये रख दीजिए, B कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, B से B कैंसिल करो तो क्या हो गया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। आपने इक्वेशन निकाल ली ना, when the resistance are connect in the parallel state, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया है कल की वीडियो हम उसे कवर करेंगे। कल मेरे ख्याल से आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप जो भी स्टूडेंट थे आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोगों को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही थी, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही थी, इस कारण मेरे को ये स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। और आप लोग से अनुरोध है कृपया चैनल को समझ में आया तो कृपया अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स है आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। 9411002258 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन चाहे मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, किसी भी केमिस्ट्री का हो, आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।